स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सारे लोग अच्छे होंगे, क्योंकि इस समय दिल्ली में कोविड के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आप लोग अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि हम लोग ने कहा था कि वी विल ट्राई टू गिव द इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑफ पॉलिटी विद इन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू पॉलिटी। इसमें बेसिक एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पॉलिटी क्या है, साथ ही साथ में ये भी डिस्कस किया था कि पार्ट फर्स्ट में यूनियन एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में जिक्र किया गया है। तो उससे आगे आज बात किया जाएगा और आज पार्ट सेकंड के लिए डिस्कशन किया जाएगा सिटीजनशिप से रिलेटेड। और जो ये क्लास है दिस विल बी कंप्लीट फॉर ऑल वन डे एग्जामिनेशन, जैसे कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात आप करिएगा या कंबाइंड डिफेंस सर्विस की बात आप करिएगा या सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की या बिहार का दरोगा का पोस्ट है या यूपी ईसाई का पोस्ट है, उनके लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपका रहेगा। और यूपीएससी के लिए अगर आप बात करिएगा तो दिस विल बी ओनली बेसिक, यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। यूपीएससी के लिए बेस है, बाकी आपके और एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट यहाँ पे आपको नॉलेज मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट सेकंड अगर आप देखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो जो पार्ट सेकंड है कॉन्स्टिट्यूशन का, दिस इज डीलिंग विथ सिटीजनशिप। ये भारत के नागरिकता से संबंधित आपका है और ये अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक दिया गया है। ये अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक इसमें सारा बात बताया गया। नागरिकता के उपबंध अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आपके दिए गए हैं। अब पहली बात तो आपको ये समझना है कि कितने प्रकार के व्यक्ति किसी देश में रहते हैं और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नागरिकता के क्या उपबंध हैं। तो हम लोग का तरीका क्या होगा? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ पीपल हु रिसाइड इन एनी कंट्री। देन जो हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं सिटीजनशिप से रिलेटेड, संवैधानिक उपबंध जो हमारे देश में है नागरिकता के संबंध में। फिर हम लोग ये देखेंगे सिटीजनशिप एक्ट, इंडिया का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 which has been amended 9 times, 9 बार उसमें संशोधन किया जा चुका है। और फिर अगर आप बात करिएगा कि इसके बाद जो आपका पॉइंट देखना है, आपको कुछ और प्रोविजंस हैं, जैसे आप ओसीआई कार्ड क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं, या इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो आपको यहाँ पे समझना है। जैसे एक मेजर अभी अमेंडमेंट हुआ है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये क्या है इसको भी थोड़ा देखना होगा। तो करेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट आपके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो हमें ये समझना है कि कितने प्रकार हैं, कितने तरह के लोग किसी देश के अंदर आपके रहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पीपल रिसाइड इन एनी कंट्री। अगर आप देखिएगा कितने प्रकार के लोग रहते हैं किसी देश में, तो 4 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल हु रिसाइड इन एनी कंट्री। 4 प्रकार के लोग आपके रहेंगे। और वो जो 4 टाइप्स ऑफ पीपल आपके किसी देश में रिसाइड करते हैं वो कौन कौन है? पहला बात अगर आप देखिएगा तो पहला है सिटीजन। सिटीजन एक है। दूसरा आपका कैटेगरी जो देखने को मिलेगा वो आपके एलियंस देखने को मिलेंगे। एलियंस का मतलब विदेशी। और इसमें 2 तरह के एलियंस आपको मिलेंगे। वन इज फ्रेंडली एलियंस, अनदर वन इज एनिमी एलियंस। मित्र देश के नागरिक और दुश्मन देश के नागरिक। उसमें भी अगर आप देखिएगा तो आपको फ्रेंडली एलियंस या एलियंस में आपको देखने को मिलेंगे। वन इज रेसिडेंट विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया एंड वन इज नॉन रेसिडेंट विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया। भारत के देश के अंदर आए हुए हैं तो उनको हम बोलेंगे कि भारत में निवास कर रहे हैं। भारत के देश के अंदर निवास नहीं कर रहे हैं तो अगर भारत के देश के अंदर निवास नहीं कर रहे हैं तो कोई नियम भारत का लागू नहीं होगा। लेकिन अगर भारत के देश के अंदर कोई निवास कर रहा है, किसी दूसरे देश का व्यक्ति है, तो भारत का जो भी नियम है वो लागू होने की संभावना आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखा जाए कि एलियंस में भी फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस आपको देखने को मिलेंगे।
फ्रेंडली एलियंस कौन से होते हैं? फ्रेंडली एलियंस वो होते हैं जहां पे जो देश हमसे युद्ध पे नहीं है, कोई ऐसा देश जो हमसे युद्ध पे नहीं है और भारत के लोगों को नागरिकता देने से मना नहीं करता। दूसरी बात अगर आप देखिएगा, जैसे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात आप कर सकते हैं। एनिमी एलियंस कौन है? वो लोग जिनको भारत, वो देश जो भारत से युद्ध पे है, जैसे कि इसमें ब्रॉडर कैटेगरी में दो देशों का नाम आता है, एक पाकिस्तान और दूसरा आपका बांग्लादेश। हालांकि बांग्लादेश के साथ संबंध हमारे बड़े अच्छे हैं इस समय, लेकिन उसके बावजूद वहां पे एनिमी एलियंस के कैटेगरी में आपका है। चीन के साथ हमारे रिश्ते बहुत खराब रहे हैं, अभी भी देखिएगा गालवान वैली में बहुत सारी समस्याएं थी, उसके बावजूद हम उनको एनिमी एलियंस नहीं डालते। तो ये आपका देखने को मिलेगा कि फ्रेंडली एलियंस है, एनिमी एलियंस है, और एनिमी एलियंस को अनुच्छेद 22 में जो संरक्षण प्राप्त है निवारक निरोध के अंतर्गत, वो आपका प्राप्त नहीं होता है। तो अनुच्छेद 22 का संरक्षण आपका प्राप्त नहीं होगा जो दुश्मन देश के नागरिक आपके होंगे। इसको और डिटेल में देखा जाएगा, जब अनुच्छेद 22 पढ़ेंगे तो थोड़ा और समझा जाएगा। एलियंस के बाद अगर आप देखिएगा तो तीसरा कैटेगरी आपका जो यहाँ पे आएगा वो आएगा यहाँ पे रिफ्यूजीज, शरणार्थी जिसको आप बोलिएगा। रिफ्यूजीज कौन होते हैं? रिफ्यूजीज आर दोज पीपल who have taken asylum in any other country, taken asylum in any other country। शरणार्थी कौन होते हैं? शरणार्थी वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरे देश में शरण लेते हैं। अब बड़े सारे कारण हैं क्यों वो दूसरे देश में शरण लेंगे, उसके बहुत सारे कारण हैं। रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक होने के वजह से कई बार उनका क्या होता है, धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, या धर्म उनके धर्म को आपको उतना सम्मान नहीं मिलता, दोयम दर्जे की नागरिकता कई बार उनको मिल जाती है। जैसे पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा, जो आपके हिंदू समुदाय के साथ समस्या आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा आपको क्या देखने को मिलता है, सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, आपके रिलीजियस माइनॉरिटी के अलावा सेकंड क्या हो सकता है, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म या स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन। स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन, राज्य संचालित आपका शोषण हो रहा है, राज्य संचालित आपके मारने की कोशिश की जा रही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन हो रहा है। और इसमें आप क्या देख सकते हैं, म्यांमार के बारे में आप कह सकते हैं। तो रिलीजियस माइनॉरिटीज के बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जो आपको पाकिस्तान में देखने को मिल सकता है आपके, और जो आपको स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोसिक्यूशन म्यांमार में आपको देखने को मिल सकता है। या एम्प्लॉयमेंट भी एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट कैन बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग मेक्सिको से अमेरिका में जाते हैं, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। या टेररिज्म कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजन, टेररिज्म कैन बी वन ऑफ द मेजर रीजन। और ये आपको कहां पे देखने को मिलेगा, लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सीरिया, फ्रॉम इराक, फ्रॉम अफगानिस्तान टू यूरोप। इराक, सीरिया, अफगानिस्तान से यूरोप में लोगों का लार्ज स्केल माइग्रेशन आपका हुआ। तो ये एक मेजर रीजन आप देख सकते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, प्रोसिक्यूशन है, रिलीजियस माइनॉरिटीज है, कहीं पे एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, या टेररिज्म एक मेजर रीजन हो सकता है। टेररिज्म का एग्जांपल क्या है, ISIS के टेररिज्म के वजह से सीरिया, इराक और अफगानिस्तान से बहुत लार्ज स्केल लोग माइग्रेट हुए आपके यूरोप में। चौथा कैटेगरी आप देखिएगा, राज्य विहीन व्यक्ति, स्टेटलेस पर्सन। राज्य विहीन व्यक्ति की बात आप करिएगा तो स्टेटलेस पर्सन कौन होता है? स्टेटलेस पर्सन वो पर्सन आपका होता है जो किसी देश में तो है लेकिन उसके पास किसी देश की नागरिकता नहीं है, किसी राज्य में है लेकिन किसी राज्य की, किसी देश की नागरिकता उसके पास नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई रिफ्यूजी है, अपने देश से भाग के दूसरे देश में आ गया, उसके बच्चे हुए, तो ना तो उसको अपने देश की नागरिकता मिल पा रही उन बच्चों को, ना तो जिस देश में भाग के आए उस देश की नागरिकता मिलेगी। कई बार यह भी होता है कि कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है और उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है, तो अगर उसकी नागरिकता छीनी जा सकती है तो वो अपने देश में ही राज्य विहीन हो जाएगा।
या आपके नागरिक विहीन व्यक्ति हो जाएगा। जैसे भारत में नागरिकता का ह्रास होने की संभावना है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप इज पॉसिबल विद इन द इंडियन कंट्री ऑल्सो। और ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक पहले रहा, किसी कारणवश उसकी नागरिकता उससे छीन ली गई, तो वो भारत में ही है लेकिन उसको किसी और देश की नागरिकता प्राप्त तो नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? ऐसे व्यक्ति को हम बोल सकते हैं राज्य विहीन व्यक्ति। ऐसे लोगों को हम लोग राज्य विहीन व्यक्ति आपके बोल सकते हैं। तो दीज आर द 4 कैटेगरीज जो सिटीजन, एलियंस, रिफ्यूजीज, स्टेटलेस पर्सन के कैटेगरी में आपके आएंगे। ये टाइप्स हो गया जो आपको समझना है। और सिटीजन्स कौन है? सिटीजन्स वो हैं जिनको हर तरह के अधिकार प्राप्त हैं किसी देश के। वो उस देश के साधारण नियम से संचालित होते हैं और उनको सारे अधिकार प्राप्त हैं, चाहे वो आप कहिएगा नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स, चाहे पॉलिटिकल राइट्स, चाहे कल्चरल राइट्स, चाहे इकोनॉमिक राइट्स। एवरी टाइप ऑफ राइट्स इज पॉजेस्ड बाय द सिटीजन। नागरिक के पास वो सारे अधिकार हैं जो बाकी सारे श्रेणियों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। फ्रेंडली एलियंस को बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे नहीं हैं जो उनको प्राप्त हैं, जो नागरिकों को प्राप्त हैं। तो अगर आप सिटीजन्स को देखिएगा तो सिटीजन्स पॉजेज ऑल द राइट्स, जितने भी अधिकार हैं वो सारे इनको मिलते हैं। ऑल द राइट्स, किस तरह के राइट्स? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सांस्कृतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक अधिकार, सब अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ में आपको ये बात भी समझना है कि जो आपके सिटीजन्स हैं उनको कुछ कर्तव्य भी आपका करना पड़ता है या करना पड़ सकता है अगर सरकार उनपे नियम बना के लागू करवाए। तो दे हैव सर्टेन ड्यूटीज टू परफॉर्म। ड्यूटीज आर ओनली रेलेवेंट टू द सिटीजन्स, दे आर नॉट सिटीजन्स टू, दे आर नॉट रेलेवेंट टू एलियंस। जो कर्तव्य है वो केवल नागरिकों के लिए ही प्रासंगिक है, वो विदेशियों के लिए प्रासंगिक नहीं है। कर्तव्य केवल नागरिकों को करना है, विदेशियों को नहीं करना है। तो ये बात आपको समझना है कि नागरिक और विदेशियों में अंतर क्या आपका हो सकता है, ये पॉइंट आपको देखना है। और थोड़ा सा और अंतर डिटेल में देख लिया जाए। अगर आप डिफरेंस करिएगा संवैधानिक उपबंध में कि नागरिकों को और विदेशियों को कैसे अंतर किया जाए, तो थोड़ा सा पॉइंट एक बार देख लिया जाए। जो संवैधानिक उपबंध है वो क्या क्या कहते हैं उनको एक बार समझ लिया जाए। तो सिटीजन्स और एलियंस में क्या अंतर होता है? नागरिकों को कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है, जैसे अनुच्छेद 15, जैसे अनुच्छेद 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 326 में जो आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह से राइट टू वोट का जो आपका अधिकार है, मत डालने का अधिकार आपके पास है, वो केवल और केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, चुनाव लड़ने का अधिकार, और कुछ संवैधानिक पदों पे बैठने का अधिकार, राइट टू होल्ड certain constitutional positions, right to hold certain constitutional positions। कुछ संवैधानिक पदों पे बैठने का अधिकार भी केवल और केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। तो 15 में क्या है इसको थोड़ा डिटेल में देखा जाएगा। सीधे सीधे बोला जा रहा है कि स्टेट अपने नागरिकों के बीच में, राज्य अपने नागरिकों के बीच में मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं करता। रेस, रीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे आपके डिफरेंशिएशन नहीं कर सकता है। तो बस ये पॉइंट आपको जानना है। 15 क्या कह रहा है? ये स्टेट को प्रोहिबिट कर रहा है, राज्य को रोक रहा है कि आप अपने नागरिकों को धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे और जन्म स्थान के आधार पे विभेद नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट, स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ।
16 क्या कहता है? इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है। लोक नियोजन में अवसर की समता, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या है? लोक नियोजन। सरकार जो नौकरियां देती हैं उसमें सबको समता है। कोई भी आपके उस एग्जामिनेशन को निकाल सकता है अगर उसके पास वो क्षमता है, वो आपके क्वालिफिकेशंस हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए, वो मापदंड आप अगर पूरा करते हैं तो अवसर की समता है। और स्टेट इस बातों पे 7 बातों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस एंड डिसेंट। ये डिटेल में देखा जाएगा कि राज्य फिर नागरिकों के बीच में मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और वंशज के आधार पे विभेद नहीं कर सकता है। तो 16 में क्या बोला जा रहा है? अवसर की समता। किस मामले में? लोक नियोजन में। और राज्य आपको मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान और वंशज किसके हैं उसके आधार पे विभेद नहीं कर सकता। 15 में 5 बातों पे विभेद नहीं कर सकता राज्य, और 16 में 7 बातों पे विभेद नहीं कर सकता। जो 15 की 5 बातें हैं वो भी जुड़ेंगी, 2 बातें और जुड़ेंगी, निवास स्थान और वंशज किसके हैं। 19 आपको 6 अधिकार देता है, 6 राइट्स आपको देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। कहीं पे भी आप इकट्ठा हो सकते हैं बिना किसी शस्त्र के। किसी भी तरह का संघ समागम आप बना सकते हैं, किसी भी तरह का सहकारिता समिति आप बना सकते हैं। यू कैन फॉर्म एनी यूनियन, you can form any association, any cooperative society, you can move freely throughout the territory of India। पूरे भारत में सर्वत्र आप भ्रमण कर सकते हैं, कहीं पे भी निवास कर सकते हैं पूरे भारत में। you have the right to reside in any place in India। उसमें भी कुछ अपवाद हैं, बाद में देखिएगा। और आपको व्यवसाय का अधिकार है, व्यापार का अधिकार है, किसी तरह का वृत्ति करने का अधिकार है। राइट टू प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस। तो ये 29 में दिया गया है। और 29 और 30 सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज की बात आपका करता है। तो पहली बात तो माइनॉरिटीज के राइट को यहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है। और राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और हमारे देश में माइनॉरिटीज रिलीजन के बेसिस पे और लैंग्वेज के बेसिस पे बताए गए हैं। 29 और 30 ये सारे अधिकार ऐसे हैं जो डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी सिटीजन को और किसी भी फॉरेनर को। ओसीआई हमारे देश में एक तरह का ड्यूअल सिटीजनशिप का सिस्टम कहा जाता है, लेकिन ओसीआई इज नॉट ड्यूअल सिटीजनशिप बिकॉज दीज पीपल डू नॉट पॉजेस दीज थिंग्स। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू होल्ड सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस, राइट टू वोट इनके पास नहीं है। संवैधानिक पदों पे नहीं बैठ सकते हैं। संवैधानिक पद क्या है? जैसे कि भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत का सीजीआई बनना, सीएजी बनना, आपको मिनिस्टर बनना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना, एमएलए बनना, ये सब इनके पास अधिकार नहीं होता है विदेशियों के पास। तो ये तो बातें हैं जो एक मोटा मोटा आपको समझना है कि नागरिक और विदेशियों में क्या अंतर होता है। ये बात आपने देखा। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक उपबंध क्या क्या है नागरिकता के संबंध में। व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। देखिए, मेरा एम यही है कि आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि एक एडिफाइस तैयार हो, एक बेस तैयार हो, जिसको आप लोगों को पॉलिटी समझने में काम आपको आए। चलिए, अब आगे बात किया जाता है कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द सिटीजनशिप। संवैधानिक उपबंध कौन कौन से उपलब्ध हैं, कौन कौन से संवैधानिक उपबंध उपलब्ध हैं। तो कितने उपलब्ध हैं? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये अनुच्छेद हैं संविधान के जो नागरिकता से संबंधित होते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 क्या कह रहे हैं? ये ऊपर के जो 4 उपबंध आप लोग देख रहे हैं, ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं सिटीजनशिप एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सिटीजनशिप
at the time of commencement of the Constitution. संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का निर्धारण। तो ये बात आपको बताता है जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 है। ये क्या कहते हैं? संविधान के लागू होने के समय नागरिकता का निर्धारण। 9 क्या कहता है? 9 कहता है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। और क्या कहता है 9? 9 कहता है एकल राष्ट्रीयता, सिंगल नेशनलिटी, सिंगल सिटीजनशिप एंड सिंगल नेशनलिटी, एकल नागरिकता और एकल राष्ट्रीयता की बात आपका करता है अनुच्छेद 9। और 10 क्या कहता है? 10 कहता है कि संसद अगर कोई भी अधिनियम नागरिकता के संबंध में बनाएगा तो जिन लोगों को अभी तक नागरिकता दिया गया है वो लोगों की नागरिकता बरकरार रहेगी और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम से अब उन लोगों की नागरिकता का संचालन किया जा सकता है। इसको अभी बाद में समझा जाएगा, पहले आप 11 देखिए। 11 क्या कह रहा है? 11 कह रहा है पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रेगुलेट सिटीजनशिप इन इंडिया। संसद अधिनियम के माध्यम से नागरिकता का निर्धारण कर सकता है। संसद अधिनियम के माध्यम से नागरिकता का निर्धारण कर सकता है। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रेगुलेट सिटीजनशिप इन इंडिया। संसद अधिनियम के माध्यम से नागरिकता का निर्धारण कर सकता है। इसी बात को संसद ने आपके इसी के संबंध में संसद ने एक नियम बनाया है जिसको आप लोग पढ़ते हैं इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। और इसको अभी तक 9 बार संशोधित किया जा चुका है। इट हैज बीन अमेंडेड 9 टाइम्स, 9 बार इसको संशोधित किया जा चुका है। तो ये बात आपको समझना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब आपका ये क्या कह रहा है? जो 10वां है वो क्या कह रहा है? 10वां ये कह रहा है कि संसद अगर कोई नियम बनाएगा भी नागरिकता के संबंध में तो जिन लोगों को अभी तक नागरिकता दी जा चुकी है उनकी नागरिकता वैसे ही चलेगी और संसद उनको रेगुलेट कर सकता है, लेकिन उनकी नागरिकता समाप्त नहीं हो सकती। पहले जैसे नागरिकता दी गई थी वही नागरिकता आपके मान्य होगी। तो 11वां अगर अनुच्छेद, 11वें अनुच्छेद के अंतर्गत अगर संसद कोई नियम बनाता भी है तो अभी तक जिन लोगों को नागरिकता उपलब्ध है उनकी नागरिकता बरकरार आपके रहेगी। 10वें का कोई बहुत महत्व नहीं है। 10वां बस ये बोलता है कि संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम के माध्यम से जो 5, 6, 7, 8 लोगों को 5, 6, 7, 8 अनुच्छेद में जिन लोगों को नागरिकता दिया गया है उनकी नागरिकता वैसे ही मान्य होगी। ये बात आपका रहेगा। अब चलिए आगे देखा जाए, थोड़ा और बात आपका किया जाए। 5 क्या कहता है? 5 कहता है कि 26 जनवरी 1950 को, ये 5, 6, 7, 8 क्या है ये हमने आपको बताया। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ये बताते हैं कि 26 जनवरी 1950 को किसको किसको हम लोग नागरिक मानेंगे। हु आर द पीपल हु विल बी ट्रीटेड एज सिटीजन ऑन 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 कौन कौन है? वो लोग जो लोग बॉर्न हुए हैं भारत की धरती पे, बॉर्न ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की धरती पे जो पैदा हुए हैं या संविधान के लागू होने के 5 साल पहले तक भारत में रहते हैं या माता पिता उनके इंडियन हैं। तो ऐसे लोगों को 26 जनवरी को 1950 को अगर भारत की धरती पे वो मौजूद हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। फिर से एक बात समझ लीजिए, किसको हम कहेंगे कि नागरिक होगा 5 के अंदर। 5 के अंदर ये बोला जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति संविधान के लागू होने के दिन
अगर भारत की धरती पे मौजूद है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। शर्त क्या है? भारत की धरती पे पैदा हुआ हो। दूसरा, 5 साल से भारत में निवास कर रहा हो, संविधान के लागू होने के पहले से, मतलब 26 जनवरी 1950 के 5 साल पहले से आप भारत में रह रहे हो। माता या पिता में से कोई भारतीय अगर आपका है। और छठवां क्या कह रहा है? छठवां कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से पलायन करके भारत में आया है और वो 26 जनवरी 1950 को भारत में है, तो ऐसे व्यक्ति को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। बाद में थोड़ा बहुत इसमें प्रबंध आपका किया गया कि जुलाई 1948 से लेके अगर इसके बाद कोई भारत में आ रहा है तो भारतीय दूतावास में जाके उसको पहले पंजीकरण कराना पड़ेगा। 6 महीने के बाद उसको भारत का नागरिकता दिया जाएगा। हालांकि इसका कोई बहुत महत्व नहीं है ना, किसी एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा। बस इतना समझ लीजिए 6वें में क्या उपबंध है। कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत अगर आता है तो उसको भारत को नागरिकता दे दी जाएगी 26 जनवरी 1950 के पहले, मतलब 26 जनवरी 1950 के दिन अगर आता है तो। जुलाई 1948 के बाद आएगा तो पंजीकरण करवाएगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा प्रबंध क्या है? 7वां, कोई भी व्यक्ति भारत का अगर पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान से वापस अगर भारत आता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अब ये थोड़ा आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा, ऐसा क्यों किया गया कि भारत से पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान से वापस भारत आओ? सिंपल कारण है, इसका कुछ भी ऐसा विशेष बात नहीं है। आपको मालूम है भारत जब अविभाज्य था तो पूरा का पूरा जो नॉर्थ इंडिया का व्यापार होता था वो पूरा का पूरा व्यापार कहां से होता था? पूरा का पूरा व्यापार कराची के बंदरगाह से होता था। तो अगर आप देखिएगा कराची का बंदरगाह यहां पे है और जितने उद्योगपति थे, चाहे जम्मू कश्मीर के हों, चाहे आपके पंजाब के हों, चाहे आपके यहाँ के राजस्थान के हों, चाहे आपके यूपी के हों, चाहे मध्य भारत के हों, मध्य प्रदेश के हों, इन सारे उद्योगपतियों का व्यापार कहां से होगा? कराची के बंदरगाह से। उन्होंने अच्छा इन्वेस्टमेंट इस पूरे देश में कर रखा था। जो दूसरा देश आपका बना पाकिस्तान, एक बार को इनको ऑप्शन दिया गया, इफ यू आर एबल टू सेल योर रिसोर्सेज विद इन पाकिस्तान एंड यू वांट टू कम बैक टू इंडिया, वो भी आप करके देख सकते हैं। भारत से पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान से वापस भारत में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। 26 जनवरी 1950 से पहले आ जाइए, आपको नागरिकता मिल जाएगा। 9वां उपबंध क्या है? 9वां उपबंध ये है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है, अगर वो भारत की नागरिकता चाहता है तो अपने देश में भारत का दूतावास, तो आपको मालूम है कि देश आजाद हुआ तो दूतावास कहां से बनेगा? देश पहले ही गरीब था तो पूरे विश्व में दूतावास हम बना दें, संभावना थी नहीं। तो उसी देश के दूतावास में जाके अगर आप पंजीकरण करा देते हैं कि हमें भारत की नागरिकता चाहिए तो आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। किन लोगों के लिए किया गया? भारतीय मूल के निवासियों के लिए, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आपको भी मालूम है कि अंग्रेजों ने भारतीयों को बंदी बना के मजदूरों की तरह बहुत सारे और देशों में ले जाके छोड़ दिया। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, कुछ को त्रिनिदाद एंड टोबैगो लेके गए, कुछ को सेंट्रल अमेरिका में लेके गए, कुछ को नॉर्थ अमेरिका में लेके गए, कुछ को आपके साउथ अफ्रीका में लेके चले गए, सोने और आपके डायमंड के खानों में लेके चले गए, कुछ को ऑस्ट्रेलिया में जाके बता दिए, कुछ को यूरोप में बता दिए, पूरे यूरोप के कई सारे जो हम बता दिए। तो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग जो दूसरे देश में जाके बस गए और वहां से अगर वो भारत की नागरिकता चाहते हैं तो उनको नागरिकता मिलेगा। भारतीय मूल के होने चाहिए। उस देश के दूतावास में अगर भारत के संबंधित कोई अधिकारी हैं, वहां पे जाके अपना पंजीकरण करा देंगे तो उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये आपका 8वां अनुच्छेद था। फिर से एक बार समझिए, कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है। 5वां केवल ये कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को भारत की धरती पे कोई व्यक्ति अगर है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। शर्त क्या है? भारत की धरती पे पैदा हुए हो, 5 साल से भारत में निवास कर रहे हो, माता पिता में से कोई भारतीय है, पाकिस्तान से अगर आप भारत आते हैं। 6वां क्या कह रहा है? पाकिस्तान से अगर आप भारत आते हैं जुलाई 1948 में के बाद अगर आते हैं तो पंजीकरण कराना पड़ेगा, उसके पहले आप आके भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जो आपके पूर्वज होंगे अविभाज्य भारत के होंगे,
मतलब जो आदमी पाकिस्तान से आएगा उसके मदर फादर अनडिवाइडेड इंडिया के सिटीजन होंगे। सिटीजन का कंसेप्ट तो था ही नहीं 1950 के पहले, उसके पहले तो हम लोग विषय वस्तु थे अंग्रेजों के। सातवां क्या है, अगर कोई व्यक्ति इंडिया से पाकिस्तान जाता है, पाकिस्तान से वापस इंडिया आता है, तो ऐसे व्यक्ति को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। आठवां क्या है, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति है, अगर वो भारतीय नागरिकता चाहता है तो भारत के दूतावास में जाके या उस देश के दूतावास में जहां पे भारतीय अधिकारी या कोई आपका मैकेनिज्म बनाया गया है उसमें जाके पंजीकरण करवा दे, उसको नागरिकता दे दी जाएगी। भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति किसी देश में भी रह रहा है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। नौवां क्या कहता है, नौवां कहता है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का क्या मतलब है, अगर आपसे कोई फॉर्म एग्जामिनेशन का भरवाया जाता है तो आपसे ये पूछा जाता है कि आप यूपी के नागरिक हैं कि बिहार के नागरिक हैं कि छत्तीसगढ़ के हैं कि झारखंड के, ऐसा कुछ पूछा जाता है? आपसे एकदम नहीं पूछा जाता, सिंपल आप वहां से पूछा जाता है सिटीजनशिप। आप क्या कहते हैं, इंडियन। आप ये नहीं लिखते यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, सिटीजनशिप में आप इंडियन लिखते हैं। इसका सिंपल मतलब है हमारे देश में एकल नागरिकता चलती है, हम किसी राज्य के नागरिक नहीं। सिटीजनशिप इज अ सब्जेक्ट ऑफ म्युनिसिपल लॉ व्हेरेज नेशनलिटी इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। राष्ट्रीयता आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध से संबंधित होती है और जो नागरिकता होती है उस देश के नागरिक नियमों से संबंधित होती है, म्युनिसिपल लॉ से संबंधित होती है। हमारे देश में सिटीजनशिप और नेशनलिटी में कोई अंतर नहीं किया जाता। हालांकि अगर आप देखिएगा तो नेशनलिटी का शब्द थोड़ा व्यापक हो सकता है सिटीजनशिप से, लेकिन हमारे देश में कोई अंतर नहीं। जैसे सुनीता विलियम्स के बारे में आप बात करेगा तो सुनीता विलियम्स भारत की राष्ट्रीयता थी उनकी, लेकिन नागरिक कहां की थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। उनको सारा नियम किस देश का पालन करना था, यूएसए का। सिटीजन्स वो होते हैं जो जिस देश में रहते हैं उस देश के सारे नियमों का पालन करते हैं और उस देश में उनका पंजीकरण होता है। तो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है और सिंगल नेशनलिटी भी है। या तो आप भारत के नागरिक हैं या तो आप अमेरिका के नागरिक हैं। आप ऐसा संभावना नहीं है कि भारत के भी नागरिक रहिएगा और अमेरिका के भी नागरिक रहिएगा। तो वी हैव अ सिंगल सिटीजनशिप व्हेयरएज वी हैव सिंगल नेशनलिटी आल्सो। अमेरिका में ड्यूअल सिटीजनशिप है, दोहरी नागरिकता है। आप किसी राज्य के भी नागरिक हैं और अमेरिका के भी नागरिक हैं। आप कैलिफोर्निया के भी नागरिक हैं और आप यूएसए के भी नागरिक हैं। आप अलास्का के भी नागरिक हैं, अलास्का राज्य है, कैलिफोर्निया राज्य है, उनके भी नागरिक हैं, यूएसए के भी नागरिक हैं। हमारे देश में आप उसी देश के नागरिक हैं। और राष्ट्रीयता की बात की जाएगी तो हमारे देश में सिंगल नेशनलिटी ही लागू होता है। तो अभी केवल हम लोग छोटे से पॉइंट आपके देखे हैं। 10वां आर्टिकल कुछ भी नहीं है, 10वां बस ये बताता है कि अगर संसद 11 के अंदर, अनुच्छेद 11 के अंदर संसद अगर कोई अधिनियम बनाता है तो जो पहले से जिन लोगों को नागरिकता मिली उनकी नागरिकता वैसे ही संचालित होगी और उनके नागरिकता में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 11 बोल रहा है पार्लियामेंट बाय लॉ कैन इनेक्ट अ एक्ट टू रेगुलेट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। और सिटीजनशिप को अधिग्रहण करने के लिए, सिटीजनशिप को हटाने के लिए वो एक्ट बनाया जा सकता है। तो उसके संबंध में अगर आप देखिएगा तो पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया है और उस एक्ट को देखा जाए, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 which has been amended 9 times। 9 बार इसमें संशोधन हो चुका है। इंडियन सिटीजनशिप एक्ट, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, 9 बार ये संशोधित हो चुका है। 5 प्रकार से नागरिकता का अर्जन हो सकता है। 5 ways in which a person can acquire citizenship। 5 प्रकार से जिसके अंतर्गत व्यक्ति भारत के नागरिकता का अधिग्रहण कर सकते हैं और 3 प्रकार वो है जिससे आपके नागरिकता का हास हो सकता है। 3 ways in which loss of citizenship can take place। ये 5 ways क्या क्या है? बाय बर्थ,
जन्म से, बाई डिसेंट, वंश के आधार पे, बाई रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के माध्यम से, बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिक प्रक्रिया से, एंड बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। फिर से एक बार हम बात बोल रहे हैं, ध्यान से इसको देख लीजिए आप लोग। क्या तरीका है? जन्म के माध्यम से, अगर कोई व्यक्ति भारत की धरती पे पैदा होता है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। वंश के आधार पे, अगर आपके माता पिता कोई भी भारतीय हैं और आप किसी दूसरे देश में भी पैदा हो रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है। पंजीकरण के माध्यम से, प्राकृतिक प्रक्रिया से और क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, प्राकृतिक प्रक्रिया से और क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। 3 तरीके से नागरिकता का ह्रास हो सकता है। वो 3 तरीके क्या हैं? बाई रिनंसिएशन, बाई रिनंसिएशन, बाई रिनंसिएशन। रिनंसिएशन क्या होता है? आपने परित्याग कर दिया, आपने स्वतः कह दिया कि हमें भारत की नागरिकता का जरूरत नहीं, हम छोड़ रहे हैं भारत की नागरिकता। तो बाई रिनंसिएशन, परित्याग कर दिया आपने खुद ही कि नहीं हमें चाहिए। सेकंड क्या तरीका है? बाई टर्मिनेशन, बाई टर्मिनेशन, अधिनियम के माध्यम से राज्य आपकी नागरिकता आपसे छीन लेगी और बाई डेप्रीवेशन, वंचित करने द्वारा, डेप्रीवेशन, बाई डेप्रीवेशन। इसको कैसे किया जा सकता है? सरकार आपकी नागरिकता से आपको वंचित कर देगी और सरकार आपकी नागरिकता को क्या करेगी? समाप्त कर देगी। तो ये सब तरीके हैं नागरिकता पाने के और नागरिकता खत्म होने के। 3 तरीके हैं, 5 तरीके से नागरिकता आप पा सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपका डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। तब तक आप लोग इसको पढ़िए, समझिए। कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही।